रेल टेका डहर छेका। कुर्मी समुदाय आंदोलन की पूरी तैयारी में है। पिछली बार जो गलतियां हुई थी वो गलतियां इस बार के आंदोलन में ना हो, इसकी भी तैयारी की जा रही है। साथ साथ इस बार का रेल टेका डहर छेका आंदोलन कितना विशाल हो, इसकी तैयारी भी की जा रही है। लेकिन यह आंदोलन शुरू होने से पहले ही इस आंदोलन में विरोधाभास शुरू हो गया है। एक तरफ आदिवासी संगठन है जो लगातार इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुर्मी समुदाय है जो इसे अपने हक और अपनी पहचान की लड़ाई बता रही है। राजधानी रांची में कुर्मी समुदाय के तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हर तरह से हर उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई जो लगातार हालिया दिनों में सवाल उठाए गए कुर्मी समुदाय पर और कुर्मी समुदाय के आंदोलन पर। पहले हम आपको एक बाइट सुनाते हैं, देखिए कि आज कुर्मी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा ये एसटी सूची में दर्ज करने की हमारी लड़ाई आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। कभी धारदार थी, कभी धारदार नहीं थी, ये समाज का कम बेसी होता रहता है। आज हम धारदार पोजीशन में हैं और धारदार लड़ाई हम कर रहे हैं। तो हमारे इस संवैधानिक लड़ाई से कुछ लोगों को क्षति हो रही है या नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं। क्षति कैसे नहीं हो रही है उसका भी हम बताएंगे, और क्षति कैसे हो रही है वो अपना बताते हैं, वो उनका गलत नैरेटिव है, वो हम आपको बता देंगे। तो आज हम आप सबों का स्वागत करते हुए कहना चाहेंगे, यदि हम संवैधानिक तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब थे, एब ओरिजिनल ट्राइब थे, तो आज दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जब एसटी की सूची आपको 6 सितंबर 1950 को बनी, तो उस समय का मेन ये था क्राइटेरिया कि जो अंग्रेजों के सर्वे में या तो प्रिमिटिव ट्राइब है, ओरिजिनल ट्राइब है या एनिमिस्ट है, उन्हीं लोगों को एसटी सूची में दर्ज किया जाएगा। तो आदिवासियत नहीं कहती है, कुर्मी समाज आदिवासी है ही। ये सारे सरकारी दस्तावेज चिक चिक के कहते हैं, इसलिए हम आदिवासी हैं। इस विषय को हमको नहीं लगता कि ज्यादा खींचना चाहिए। आदिवासी है तो आदिवासी हैं, बस हम लिस्टेड नहीं है, उसी लिस्टेड का मांग कर रहे हैं, क्योंकि यही हमें आदिवासियत मान के ही ये राज्य आदिवासियत राज्य कहा जाता है, इस राज्य को आदिवासी राज्य कहा जाता है। 20 तारीख को आप लोग रेल रोको का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और लगातार देख रहे होंगे कि आदिवासी संगठनों के द्वारा इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये हमारा मांग संवैधानिक है और ये मांग तो खैर वो लोग विरोध करे या ना करे, ये जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा। रही बात विरोध की, तो विरोध 2-4 साल से लोग कर रहे हैं और कहीं न कहीं विरोध के पीछे करने के पीछे कुछ कारण, कुछ असामयिक तत्व हमें लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि उन्हीं समुदाय के पहले बड़े बड़े लीडर जो डॉक्टर निर्मल मिश्र थे, उन गोस्नर कॉलेज के, वो हमारे मांगों का समर्थन किया। उन्हीं समुदाय के हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा है, उन्होंने हमारे मांगों का समर्थन किया। दिसम गुरु, जो पूरा झारखंड में दिसम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, हमारे शिबू सोरेन जी, उन्होंने हमारे मांगों का समर्थन किया। तो ये अभी विरोध कर रहे हैं। मैंने विरोध करने का पीछे केवल राजनीति लगता है, बाकी और कुछ भी नहीं। आपने सुना, कुर्मी नेता हर तर्क दे रहे हैं, हर तरीके से अपनी बातों को बुलंद तरीके से सभी के बीच रख रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राकेश कुमार हैं। राकेश, इस बार का कुर्मियों का आंदोलन आप देखेंगे तो बहुत रणनीतिक तौर पे बहुत सक्षम नजर आ रहा है। पहले जंतर मंतर से ऐलान होता है, फिर गांव-गांव तक पत्र पहुंचाने की तैयारी होती है, फिर आदिवासी समाज आता है जो उसका विरोध करता है, उसके बाद फिर कुर्मी समुदाय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है जो सवाल उन पे उठाए गए हैं। तो इस बार जो कुर्मी समुदाय का आंदोलन है कि कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा मिले, इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं और ये जो रणनीति इस बार देखने के लिए मिल रही है, इस रणनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पिछली बार अगर हम झारखंड की ही बात करें तो झारखंड के कई स्टेशनों में हंगामा भी हुआ था, बंगाल में कई बार हंगामा हुआ था जिसे बंगाल हाईकोर्ट ने असंवैधानिक भी करार दिया था। तो कुर्मी समुदाय इस बार इस तरह की जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उससे बचने की भी कोशिश कर रहा है। देखिए समीर, कुर्मी को लेकर के जो चर्चा होती रही है, अमूमन झारखंड जैसे राज्य की बात की जाए या अड़ोस की पड़ोस की बातचीत की जाए, तमाम राज्यों की बातचीत की जाए, तो कुर्मी अपने हक और अधिकार को लेकर लंबे समय से इस इलाके में आंदोलन कर रही है। 50 के दशक की बातचीत की जाए तो कुर्मी समाज को बताया जाता है कि वो आदिवासी का दर्जा प्राप्त था।
लेकिन उसके बाद से किस कारण, कैसे, कौन सी परिस्थिति आई, वो तो अलग बात है। लेकिन आज की बात की जाए तो आपने जिस तरीके से कहा कि एक आंदोलन की रूपरेखा बड़े रूप में तैयार की गई है, तो साफ तौर पे लगता है कि अपने हक और अधिकार के लिए कुर्मी समाज पूरी तरह से एकजुट होता जा रहा है। और तमाम राज्यों में जहां कुर्मी समाज की बहुलता है या फिर कहा जा सकता है कि उनकी जनसंख्या है, वहां आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। और मेरी जो जानकारी है, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि कुर्मी समाज पूरी तरह से एकजुट होता नजर आ रहा है। उनका जो इलाका है, पूरे इलाके में एक बड़ा मैसेज दिया गया है इस आंदोलन को रूपरेखा को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन काफ़ी बड़ा आंदोलन कहा जा सकता है इस समाज को लेकर के, जो हक और अधिकार की हम बार बार चर्चा करते हैं, तो वैसे समय के लिए। लेकिन इसकी रूपरेखा के बाद से क्या कुछ परिस्थितियां सामने आएंगी, क्या ये राजनीतिक आंदोलन बनेगा, या फिर हो सकता है कि अपने हक और अधिकार के लिए जो कारण होते हैं, खास करके जिस पैमाने की हम बार बार चर्चा करते हैं कि आखिर कैटेगराइज आदिवासी बनने के लिए, यानी आदिवासी में शामिल होने के लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आंदोलन के तहत जरूर सामने आएंगी। और मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करते हुए चर्चा करेंगे, कुछ बारीकियों पे हम लोग अभी चर्चा और कर सकते हैं इसमें। राकेश, आज मैं एक कुर्मी नेता का बाइट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी समुदाय या आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं, ये कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जो अपनी राजनीति सही कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था दिसोम गुरु शिबू सोरेन तक उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अब दिसोम गुरु हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हम इस चीज़ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है कि आदिवासी समुदाय क्यों चिंतित है? देखिए, एक अस्तित्व का सवाल है। आप देख सकते हैं कि झारखंड का जो अलग राज्य बना, झारखंड का गठन जब किया गया, तो ये माना जा रहा था कि आदिवासी और मूलवासी दोनों के हक और अधिकार को लेकर के जो कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही थी बिहार के समय में, एकीकृत बिहार के समय में, उसको पूरा किया जा सकता है। इसके लिए आंदोलन हुआ, अलग राज्य बना। लेकिन आदिवासी और कुर्मी दोनों की बातचीत की जाए तो दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर किस तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ाया जा सकेगा। आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए लंबे समय से जो चर्चा चली थी, तो उनके विकास की बात आई थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था की बात आई थी, उनके यहाँ के झारखंड जैसे राज्य में कहा जा सकता है कि एक अलग से प्रावधान भी निर्धारित किया गया है यहाँ पे। तो अब कुर्मी चाहते हैं, जिस तरीके से 50 के बाद समय से जब कुर्मी आदिवासी थे, उसके बाद से क्यों हटाया गया और उनकी सामाजिक परिस्थितियों में क्या बदलाव आया, आखिर किस कारण से हटाया गया। क्योंकि अमूमन माना जाता है कि जब एक क्राइटेरिया सेट होता है आदिवासियों के लिए, हक और अधिकार के लिए, तो उनकी उन्नति को लेकर के, उनके समाज के विकास को लेकर के, आर्थिक, सामाजिक, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन कुर्मी को हटने के बाद से अभी की बातचीत की जाए तो जैसा कि गुरु जी का कहना था, तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री होने के नाते जब वो मुख्यमंत्री रहे, या फिर कहा जा सकता है कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और एक पार्टी के लीडर के रूप में, उनकी जो सोच थी वो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पुरानी व्यवस्था जो थी उसको कायम रखने की बात कही जाती थी। और आज की बातचीत की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकार का प्रतिनिधि या फिर कोई भी राजनीतिक दल के लोग सीधे तौर पे खारिज करने की स्थिति में नजर आएंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का, जैसे कि टीआरआई की भी चर्चा आपकी करेंगे, हो सकता है बातचीत के दौरान आएंगी सारी चीज़ें। टीआरआई के माध्यम से चीज़ों को देखा जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, उसका रिसर्च किया जाता है और उसमें जो आंकड़े निकल कर आते हैं उन परिस्थितियों के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। खास करके जो रिजर्वेशन की बात की जाए या फिर आदिवासी, नॉन आदिवासी या बाकी चीज़ों की व्यवस्था की, तो वैसी स्थिति में तमाम राजनीतिक दल के लोग और सरकार उन सारी बारीकियों को समझते हुए कभी नकारने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया, जिसके कारण आंदोलन की रूपरेखा लगातार बढ़ती जा रही है। सर, टीआरआई रिपोर्ट की लगातार बात आ रही है। पिछली टीआरआई रिपोर्ट जो आई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कुर्मी समुदाय मतलब जनजातीय समुदाय नहीं है। तो मतलब टीआरआई रिपोर्ट किस तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि लगातार टीआरआई रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया जाए टीआरआई जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से तैयार होती है और टीआरआई रिपोर्ट आने के बाद भी इस तरह के आंदोलन क्यों हो रहे हैं। क्या एक कोई ये प्रक्रिया है जिसे आगे सुधार में लाया जा सकता है या टीआरआई रिपोर्ट एक फाइनल प्रक्रिया होती है? देखिए, फाइनल प्रक्रिया नहीं होती है। खास करके जब भी किसी जाति की बात की जाए, उसका सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, उन सारी चीज़ों का एक आकलन किया जाता है, बड़ी बारीकी से रिसर्च की जाती है। टीआरआई झारखंड में है, इसका मेन काम यही होता है कि आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की परंपरा, आदिवासियों के धर्म की बात की जाए, उनकी जो व्यवस्था है उसको कैसे देखा जा सकता है, उस पर रिसर्च चलता रहता है और उनको किस कैटेगरी में जब रखा गया है तो उनका लाभ कैसे दिया जा सकता है, उसे कैसे बचाया जा सकता है,
या फिर जो बाकी जातियां हैं उनकी जो स्थिति अगर मांग आ रही है, तो टीआरआई का काम है कि वो व्यवस्था को देखे कि आखिर कुर्मी जाति की जो व्यवस्था बनी हुई है, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी हो, उन सारी व्यवस्था के तहत आदिवासी के कैटेगरी में यानी कि एसटी के कैटेगरी में डालने के लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल होता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि टीआरआई की तरफ से जो रिपोर्टें आई होंगी उस पर मैंने बारीकी से पूरा अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी रिपोर्ट जब आती है तो पूरे तर्क के साथ आती है और सारी चीज़ें आती हैं, और हो सकता है कि इस पर आगे आने वाले समय में भी बातचीत होगी। और मुझे जहाँ तक याद है कि जिस समय अर्जुन मुंडा की सरकार हुआ करती थी उस समय भी काफ़ी लंबा चौड़ा बातचीत की गई थी, उस समय लंबी चौड़ी बातचीत की गई थी, और साफ तौर पे लगता है कि वो जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे तय किया जाता है कि कौन सी जातियां जो झारखंड में हैं उसको किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। सिर्फ कुर्मी की बात नहीं है, कई अन्य जातियां हैं खास करके जो कहीं ना कहीं आदिवासी के दायरे के बाहर हो गई हैं या दायरे के तहत अभी फ़िलहाल नहीं है, उन लोगों की भी मांग है। हालांकि मैं उनका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कई ऐसी जातियां हैं जो कि इसी कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि झारखंड का जब गठन हुआ था उस समय जब आकलन किया गया था तो बड़ी, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर बातचीत की जाए तो मुझे लगता है कि 5, 6, 7 पीढ़ी जाने के पहले अब जाएंगे तो देखेंगे कि वो जो व्यवस्था थी, खास करके आदिवासियों की परंपरा, व्यवस्था, बाकी चीज़ें, वो बाकी की भी थी, यानी कि मूलवासियों की भी वही थी। और बाकी जितने लोग माइग्रेट करके आते चले गए, बाहर से आए, वो जरूर अपने आप को अलग महसूस किए या अलग कैटेगरी में रहे, लेकिन कई ऐसी जातियां और जनजातियां हैं जिसको लेकर अभी भी चर्चा है कि क्या वे आदिवासी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और इसके लिए टीआरआई बराबर रिसर्च करता है, और जो मांग आती है खास करके जाति के तरफ से या फिर समाज के तरफ से, उसकी जरूर बारीकी से जाँच करने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसके बाद से सरकार उस पर अमल कर सकती है। राकेश, इसमें एक बात जो लगातार सामने आ रही है वो ये है कि आदिवासी समुदाय की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो आदिवासी हैं उनकी जो पहचान है, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो संस्कृति है वो कुर्मियों से काफ़ी अलग है। जो आदिवासी नेता हैं उनका जो तर्क है कि उनकी सारी परंपरा, सारे जो देवी देवता, सब कुछ की जो बातें आती है कि वो कुर्मी समुदाय से काफ़ी अलग है। कई जगह ऐसे भी तर्क आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि कुर्मी समुदाय का जो एक्सपोजर है वो बाहरी समाज से ज़्यादा है, जबकि आदिवासी समुदाय जो है उनका एक्सपोजर बाहरी समाज से कम है। मतलब एक काफ़ी विवाद है इस चीज़ को लेकर। तो आखिर कौन से तर्क दिए जा सकते हैं कुर्मी समुदाय के पक्ष में कि हाँ कुर्मी आदिवासी हैं? देखिए, तुरंत ही इस पर तो पूरी तरह से मुहर नहीं लगाई जा सकती, इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता है कि कुर्मी आदिवासी हैं या नहीं। ये रिसर्च की बात है और कहीं ना कहीं सरकार इस पर मंथन कर रही है। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि आखिर किस आधार पे बातचीत की जा सकती है, देखिए विकास का दौर जब चला, खास करके पुराने समय की बात की जाए तो उस समय जो आदिवासी थे, झारखंड जैसे राज्य की हम बातचीत करेंगे तो अधिकांश इलाके जो हैं वो जंगली इलाके हुआ करते थे। उन जंगल इलाके को काट कर उनको साफ करने के बाद से वहाँ कहीं ना कहीं बसावट की गई, लोग वहाँ बसते चले गए। कई ऐसे इलाके मिले। खूंटी की बात करेंगे तो सीधे सीधी पता चलेगा आपको कि खुदकट्टी ज़मीन मानी जाती है, इसका नाम ही। तो उस इलाके में कैसे लोग पहुँचे, कहाँ से आए, कैसे आए, ये भी पूरा इतिहास, लंबी बात कही जा सकती है। लेकिन खास करके कुर्मी की बातचीत की जाए तो उनकी पीढ़ी की ओर जाएंगे आप, 5, 6, 7, 8, 10 पीढ़ी तक जाएंगे तो समझ में आएगा कि उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनकी बाकी चीज़ें थोड़ी मिलती जुलती रही हैं। दूसरी चीज़ें ये रही हैं कि आदिवासियों में भी जाएंगे तो आपकी कुछ जगहों पे कहीं ना कहीं बदलाव देखा गया है। आप चाईबासा इलाके में जाकर देखेंगे और संथाल इलाके में देखेंगे तो कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रिमिटिव ट्राइब की ओर जाएंगे तो वहाँ कुछ और बदलाव देखेंगे। तो संस्कृति, परंपरा और बाकी चीज़ें हैं जो अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके से होती रही हैं। तो ये तर्क का विषय जरूर होगा और इस पर आकलन की जानी चाहिए। कुर्मी की जहाँ तक बात है, आदिवासियों की जब बात आती है तो ये हम जरूर कहते हैं कि प्रकृति से जुड़े लोग होते हैं। कुर्मी की बातचीत की जाए तो उनको खेतीहर माना जाता है जनरली। खेती कहाँ पे उन्होंने किया? जंगल को काटकर खेती के लिए बनाया गया और खेत में वहाँ उगाए गए, अपने अनाज उगाकर अपने जीविकोपार्जन को किया गया। तो उनको, अभी आपने जयराम का भी एक बयान देखा होगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एग्रीकल्चर ट्राइब बोला जा सकता है, विधानसभा में पूरा, हाँ, एग्रीकल्चर ट्राइब बोला जा सकता है। तो ट्राइब एक अलग विषय है कि ट्राइब क्यों है। अब आदिवासियों का विरोध वो एक प्रक्रिया। देखिए, आदिवासियों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, खास करके रिजर्वेशन की जब बात आती है, उसके साथ साथ उनकी संस्कृति को बचाने, उनकी परंपरा को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कई संगठनों की तरफ से इन सारी चीज़ों के लिए फंड मुहैया कराए जाते हैं, जिससे सामाजिक रूप से उनके उत्थान की बात की जा सकती है। कुर्मी समाज भी चाहता है कि उनके जो पीछे रह चुके हैं लोग, उनका समाज जो कहीं कहीं पिछड़ा हुआ है, जो अभी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाता है, वो कैसे डेवलप करेंगे। और इसमें अगर आदिवासी के रूप में जाते हैं तो उनका संरक्षण भी होगा,
खास करके परंपरा, संस्कृति और बाकी चीज़ों का, और साथ साथ जो एक आर्थिक विकास के लिए जो रिजर्वेशन की बात आती है, नौकरी में थोड़ी छूट की बात आती है, इन सारी चीज़ों का भी फायदा उठेगा, जिससे आने वाले समय में जो समाज विकसित हो चुका है उनके साथ मुख्यधारा में जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारे तर्क आते रहे हैं, हालांकि इस पे गंभीर रूप से मंथन की जरूरत है और मुझे लगता है कि सरकार, सामाजिक संगठन, टीआरआई, केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं इस पे नज़र रखेगी और हो सकता है कि जब बातचीत होगी तो कुछ चीज़ें सामने आएंगी और सरकार के सामने बातचीत का दौर जब खुलेगा तो कुछ निकलेंगे रास्ते, इसके अलग रास्ते भी हो सकते हैं, जो मांग है वो भी पूरी की जा सकती है या फिर इससे अलग कुछ ऐसी व्यवस्था भी बनाई जा सकती है जिससे कि उनकी मांग भी पूरी होती नजर आए और साथ साथ जो राज्य की व्यवस्था है वो भी बेहतर बना रहे। कुर्मी समुदाय की तरफ से रेल टेका डहर छेका आंदोलन की पूरी तैयारी की जा रही है। कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इन दोनों चीज़ों को लेकर कई तर्क सामने आ रहे हैं, लेकिन पूरा मामला सरकार के पाले में है कि सरकार क्या सोचती है, सरकार की व्यवस्था क्या सोचती है। एक आदिवासी समुदाय है जो लगातार ये कह रहा है कि अगर कुर्मियों को एसटी का दर्जा मिलता है तो उनके हक और अधिकार का हनन होगा। वहीं कुर्मी समुदाय के जो पुरोधा हैं, कुर्मी समुदाय के जो अगुआ हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि यह लड़ाई सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं, यह लड़ाई हमारी पहचान के लिए है। आज के लिए मुझे और राकेश को दीजिए इजाज़त। इस आंदोलन की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप आइडियल एक्सप्रेस देखते रहिए और हमारी खबरों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।